Hello, students. Good morning to all of you, students. आज एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करूँगा, which is on the point of view of both competitive exams and as well as the NCERT CBSE exams as well. तो CBSE और कॉम्पिटेटिव दोनों पर्पज़ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, and will try to get all the parts of it. कोशिश करूँगा कि इनके सारे हिस्सों को कवर कर सकूँ। लाइक जो CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस को कवर तो करूँगा ही करूँगा, but through my explanation I would also like to touch even those crucial parts which often had been asked in the competitive exams as well, and would also try to build up your competitive point of view, okay, along with my lectures. So students, I am Abhishek Tiwari. I'm here to discuss with you the lesson 1 of the history. मैं यहाँ lesson 1 ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन आपके बीच में लेके प्रेजेंट हूँ, उपस्थित हूँ। इसको कई खंडों में हम इसको बांट के पढ़ेंगे। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ये एक फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेसन है जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्सेस को अगर हम डीपली जान लेंगे, इस चैप्टर को हम 2 फोल्ड कर सकते हैं, एक रिसोर्स और दूसरा डेवलपमेंट। तो पहले हम ब्रॉडली जानेंगे कि रिसोर्स होता क्या है, उसके बाद हम इसके डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें रिसोर्स को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो स्टूडेंट्स, हम हर तरफ जो हैं रिसोर्सेज से घिरे हुए हैं, जिसको हम रिसोर्स कहते हैं। सॉरी, हम हर तरफ अपनी लाइफ में, अपने ईज़ ऑफ लाइफ में जो हम सरवाइव कर रहे हैं, जीवन को बेहतर बना रहे हैं, उसमें हर तरफ हम क्या होते हैं, हम संसाधनों से घिरे हुए होते हैं। हर तरफ हमारे इर्द गिर्द जो है वो संसाधन जो हैं वो घिरे हुए हैं, ठीक है। हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज़ जो है वो तमाम ऐसे रिसोर्सेज से ही बनी हुई होती है। सो एवरीथिंग। अब इसकी डेफिनेशन जो है, अभी तक तो हम लोग रिसोर्सेज को ये सिंपली जानते थे कि जो चीज़ हमारे काम आए, ओके, एनीथिंग which can fulfill, okay, which can fulfill our need, okay, fulfill our need is resource, okay। अभी तक तो हम यही जानते थे कि हर एक चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वो रिसोर्स होता है, ठीक है। तो हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हुए अभी तक खड़े हुए हैं, जो आप जानते हैं कि ये हर एक चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो वो रिसोर्स होता है। पर ये रिसोर्स की एक बहुत ही छोटी डेफिनेशन है बच्चों। मीन्स ये रिसोर्स को कम्प्लीटली, एक कम्प्रिहेंसिवली रिसोर्स को एग्ज़ामिन करने का, स्टडी करने का एक बेहतर तरीका नहीं है। रिसोर्स इज़ नॉट ओनली एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड। वो एकमात्र यही चीज़ रिसोर्स नहीं है कि कोई चीज़ हमारी आवश्यकताएं पूरी करती है तो वो एक रिसोर्स है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं जो हमें जानने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ इस डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं। सो everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि हर चीज़ जो उपलब्ध है हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारी दी गई आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, ओके। अब वो तो रिसोर्स ही है, बट इसके साथ इन एडिशन टू इट इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी जाती हैं। वो होता है, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीसिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स, ठीक है। अब इसका दूसरा फोल्ड कहता है डेफिनेशन का, विच इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल,
तकनीकी रूप से जहाँ पहुँच संभव हो, जिस चीज़ को हम तकनीकी रूप से एसेसिबल कर सकते हो, इकोनॉमिकली फीसिबल, आर्थिक रूप से उसको हम वैल्यूड कर सकते हैं, उसको हम आर्थिक रूप से यू नो सिंपली हम उसको कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से हम उसको जो इकोनॉमिकली फीसिबल हो, मतलब आर्थिक रूप से जिसको प्राप्त कर पाना संभव हो, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, इसका मतलब जो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, वो चीज़ संसाधन है। अब देखिए इस पार्ट में डेफिनेशन के दो चीज़ें जुड़ गई। एक तो ये कि हर एक चीज़ जो हमारे आसपास अवेलेबल है, जो हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करता है, वो रिसोर्स है। इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, तकनीकी रूप से पहुँच में हो, इकोनॉमिकली फीसिबल हो, आर्थिक रूप से संभव हो प्राप्त कर पाना, और सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल है, ठीक है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। देखो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मतलब बहुत से रिसोर्स ऐसे हैं हमारी दुनिया में, हमारे देश में, ठीक है, जो ऐसी बहुत बड़ी मात्रा हमारे पास पड़ा हुआ है जिसका, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं। जैसे कि कोयला हो गया और पेट्रोलियम्स हो गया, जो अंटार्कटिका और आर्कटिक जैसे ठंडे प्रदेशों में भर के पड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें निकाल पाना आसान नहीं है। उनको निकालना जो है वो थोड़ा मुश्किल कार्य है, इसलिए टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो इसको हम रिसोर्स के यू नो इसके अलावा इकोनॉमिकली फिजिबल, जो आर्थिक रूप से जो है संभव हो ना, इतना महंगा, इतना इतना सस्ता ना हो कि वो सप्लाई और डिमांड की चेन को ही तोड़ दे और उसको डिस्कोर्स कर दे, तो इससे के बाद भी वो रिसोर्स नहीं रह जाता है। इसके अलावा कल्चरली एक्सेप्टेबल, कोई भी चीज़ जो संसाधन के रूप में मान्यता जिसको मिल रही है, उसको उसको सांस्कृतिक रूप से भी स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। सांस्कृतिक रूप से लोग उसे अपना सकें, चाहे किसी भी धर्म जात के हों, वो उसको अपना सकें, तब वो संसाधन कहलाता है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स एवरीवन। सो हियर अ पिक्चराइजेशन, फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन बीइंग इन सब के इर्द गिर्द घूमता रहता है और इन्हीं के माध्यम से वो रिसोर्सेस का निर्माण कर सकता है, ठीक है, वो रिसोर्सेस का निर्माण करता है। तो ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में, किसके इर्द गिर्द, इंसानों के इर्द गिर्द। तो ये शो करता है इस तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया एक डेफिनीशन जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये एक डेफिनीशन हो गया रिसोर्स के बारे में, ठीक है, कि रिसोर्स क्या किसे कहते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि रिसोर्सेज को जब हम क्लासीफाई करते हैं, तो हम एक ब्रॉडली अगर हम इसको एक क्लासीफाई करें, तो पाते हैं कि रिसोर्स नेचुरल होते हैं और ह्यूमन होते हैं। नैरोली अगर हम इसको अगर क्लासीफाई करें, तो नेचुरल और ह्यूमन दो भागों में बांटते हैं। जो नेचुरल रिसोर्स होता है उसमें रिन्यूएबल होता है और नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है। रिन्यूएबल में कॉन्टीन्यूअस रिसोर्सेज होते हैं, फ्लो रिसोर्सेज होते हैं, और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं। बायोलॉजिकल में भी नेचुरल होता है और वाइल्ड लाइफ होता है, और नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकेबल होता है, नॉन रिसाइकेबल होता है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, इसमें स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटीज़ पाए जाते हैं। इस तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। पर इससे इम्पॉर्टेंट बच्चों, जो क्लासिफिकेशन अब हमें पढ़ना है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो रिसोर्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, वो एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप को इन्वॉल्व करता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। मतलब इन तीनों के बीच में इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तब हम किसी अवेलेबल थिंग को जो है प्रोसेस करके, ट्रांसफॉर्म करके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इंटरेक्ट विथ नेचर,
ये नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ, और इसके अलावा क्रिएट इंस्टीट्यूशंस और संस्थाएं बनाते हैं ऐसे, ठीक है, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके, रफ्तार दे सके, ठीक है। सो इनके बेसिस पे रिसोर्सेस को, ठीक है, रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, रिसोर्स जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इर्द गिर्द फंक्शन करते हैं। सो ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स एंड आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसलिए रिसोर्सेज के इर्द गिर्द जो है इंसान एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में शामिल होता है, जो कहीं ना कहीं डिसाइड करता है रिसोर्सेज को। सो दे ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम, ठीक है। तो इंसान क्या करता है, क्यों वो एक सेंट्रल रोल में होता है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल जो अवेलेबल होता है उसको इन्वायरमेंट इससे लेता है और इसको प्रोसेस करके रिसोर्स के रूप में उपयोग हेतु बनाता है, ठीक है। तो इसलिए इंसान एक क्रूशल रोल में होता है रिसोर्स फॉर्मेशन में। इसके अलावा रिसोर्सेस को इन क्षेत्रों में क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ बायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्सेज को हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को हम 4 कैटेगरीज में बांटेंगे। तो इसमें पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो ओनरशिप के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को, ठीक है, 2 नाम देते हैं। एक होता है बायोटिक, ठीक है, और दूसरा होता है अबायोटिक, ओके। बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं इसको। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। स्टूडेंट्स पहले इनको आप जान लेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन की पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन की। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है समाप्त होना। तो समाप्ति के आधार पर रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को रिन्यूएबल कहते हैं और दूसरे को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, ठीक है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। इसके अलावा तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, स्वामित्व के आधार पे रिसोर्सेस को हम इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल जैसे भागों में, 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। जो रिसोर्सेज जो है मतलब जब ओनरशिप जो है कम्युनिटी के हाथों में होता है तो हम उसको इंडिविजुअल कम्युनिटी या फिर इसके अलावा जो है नेशनल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल में बांटते हैं उसको, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, अब जो स्थिति है विकास की स्थिति के अनुसार जो है अनुरूप हम संसाधनों को 4 भागों में बांटते हैं। एक को कहा जाता है पोटेंशियल, ठीक है, दूसरे को डेवलप्ड और तीसरे को स्टॉक और चौथे को जो है उसको हम जो है रिजर्व रिसोर्स के रूप में जानते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं और ये क्लासिफाई करने का एक इम्पॉर्टेंट जरिया होता है, ठीक है। तो हमने 2 क्लासिफिकेशन स्टूडेंट पढ़ा और ये जो क्लासिफिकेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इसको जानते रहेंगे कि ये कौन सा रिसोर्स होता है, क्लियर। अब उसके बाद जो है अगले पेज की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पाते हैं हम लोग कि अगला अगर हम पेज देखें तो मालूम होता है कि बेसिकली हम उसको हम अगर देखें तो जो अगला पार्ट होता है वो होता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ना। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसको भी आपको जानने की आवश्यकता है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जब हम पढ़ते हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो पहला है, अब आप इसको जान लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे हम इसको 2 भागों में बांटते हैं।
बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेस। ठीक है, अब बात आती है बायोटिक रिसोर्सेस और अबायोटिक रिसोर्सेस की। ठीक है, तो अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेस में अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक में दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फाना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। तो वो रिसोर्सेस, ठीक है, जो हमें सीधा बायोस्फीयर से प्राप्त होता है। ठीक है, बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल जहाँ तक है, उस जैवमंडल से जो संसाधन प्राप्त होते हैं जिनमें जीवन होता है, वो बायोटिक रिसोर्सेस कहलाते हैं। इसमें इंसान आता है, ह्यूमन बीइंग आते हैं, फ्लोरा एंड फाना की स्पेसीज आती हैं, पौधों फूलों की। इसके अलावा फिशरीज, लाइफ स्टॉक जो पशुपालन वगैरह हो गए, ये सब इसमें शामिल होता है। ठीक है, इसको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। दूसरा आता है अबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, तो अबायोटिक रिसोर्स ऑल दोज विच थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और हर एक चीज़ जो है जो कि नॉन लिविंग चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, हर एक चीज़ जो नॉन लिविंग निर्जीव चीज़ों से बना हुआ है, उसको हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक एंड मिनरल्स। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम चट्टानों को, खनिजों को देखते हैं तो पाते हैं ये क्या हैं, ये सब के सब एक अबायोटिक रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब निर्जीव जो निर्जीव रूप में होता है उसको हम अबायोटिक कहते हैं, सजीव रूप में जो होता है उसको हम बायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेस को। ठीक है, अब उसके बाद अगला होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी को हम इसको कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में हम इसको समाप्त करें। इसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया है, 3 बचे हुए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से अपकमिंग इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। ठीक है, या लेक्चर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर या वीडियो कैसा लगा, इसके लिए इसके बारे में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। ठीक है, कमेंट करें हमें, जिससे कि हम और मोटिवेट हो करके और लेक्चर्स बनाने की ओर आगे बढ़ सकें। आप इसमें कोई क्वेरीज़ हैं तो भी आप कमेंट करें, और आपको अच्छा लगता है वीडियो तो भी आप कमेंट करें। सो स्टूडेंट्स, आप तब तक पढ़ते रहिए, लॉकडाउन में घर पे बैठ के एंजॉय कीजिए और अपनी स्टडीज़ को रुकने ना दीजिए। ठीक है, इनवाइटेबली उसको लगातार चलते रहने दीजिए। ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट लीविंग you today and up to this lecture. So this is why, thank you very much. Thank you for enjoying the video. Thank you everyone.